कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बता दूँ मैं भी अच्छा हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स जुगाड़ पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 मनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बता दूँ आप लोगों को, हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैसे तो एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, लेकिन हम इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे टीआर जैन की बुक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मनी चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, मतलब मनी एग्जिस्टेंस में कैसे आई। हम इसमें और भी पढ़ेंगे कि मनी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप की होती है मनी। इसमें पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ मनी, मनी का काम क्या होता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी के अंदर टोटल सप्लाई में टोटल कितनी मनी है, उसमें कौन सी चीज़ शामिल होती है, कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर हमारा चैप्टर नंबर 5 इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी क्यों आई एग्जिस्टेंस में। आप मुझे एक बात बताओ, सोच के देखो, आप आज से ठीक कई सौ वर्ष पहले जब मनी नहीं थी एग्जिस्टेंस में, तो कैसे काम होता होगा। मतलब मनी क्यों आई, मनी आने के पीछे रीजन क्या रहा होगा आपके हिसाब से। भाई आज हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो बदले में उसको पैसे देते हैं, ठीक है, उससे वो हमें सामान आराम से दे देता है। सपोज आज अगर मनी नहीं होती तो हम जाते किसी के पास सामान लेने, बदले में उसे कुछ देते भी, यानी कोई चीज़ के बदले हम चीज़ लेके आते, ठीक है। तो जब आप चीज़ के बदले कोई चीज़ लेके आते हैं, थिंग्स के बदले कोई थिंग्स लेते हैं, इसका मतलब हम बार्टर सिस्टम मतलब जब हम कोई चीज़ के ट्रांजेक्शन के लिए वस्तु का विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसने बताया, देखो मनी का क्या मतलब, इसने लिखा है कंसेप्ट ऑफ मनी। ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड ऑफ फैसिलिटेट एक्सचेंज में हेल्प करने के लिए मनी एग्जिस्टेंस में आई। देयरफॉर मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग्स दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको कॉमनली एक्सेप्टेड किया जाता है। कोई आदमी आपको आज के दिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आपको सामान देने के लिए रेडी नहीं होगा मनी के बदले में। यानी मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, देखो आज बताया मैंने आपको, जब मनी नहीं थी तब गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम मनी एग्जिस्टेंस में आई बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां रही होंगी तो ही हमें मनी की ज़रूरत पड़ी होगी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स थी और कौन सी उसकी मेरिट्स थी, कौन सी उसकी डिमेरिट्स थी, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो मनी की इसमें लिखा हुआ है, मनी की मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मनी की बार्टर सिस्टम की मेरिट्स क्या क्या है। देखो आप बार्टर सिस्टम के अंदर इसके बताया इसने कि आप जब गुड्स के बदले गुड्स लेके आएंगे तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप जो सामान लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली। आज हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, सिर्फ मनी की वजह से हो रही है। अगर मनी नहीं होती तो महंगाई, इन्फ्लेशन नहीं होता। हम एक किलो गेहूं के बदले में 1 किलो आलू लेके आते हैं, वो फिक्स ही रहता है ना, जनरली 1 साल बाद भी फिक्स ही रहता है, 2 साल बाद भी फिक्स ही रहता है कि 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो आलू मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन इन्फ्लेशन आ गया तो हो सकता है ना कि अभी जो आलू की वैल्यू है और जो गेहूं की वैल्यू है वो दोनों अलग अलग हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं इसमें मनी का हाथ रहा है इन्फ्लेशन के बीच में। इसका मतलब बार्टर सिस्टम की अच्छी बात ये थी कि उसमें इन्फ्लेशन की वाली बात नहीं थी, ठीक है। यानी वैल्यू कांस्टेंट रहती थी, फिक्स रहती थी, ठीक है। इसमें और एक इसकी अच्छी बात ये भी थी बार्टर सिस्टम की कि उसमें मनी को प्रिंट करने की कोई बात ही नहीं थी। तो मनी को प्रिंट करने में जो खर्चा लग रहा है वो नहीं लगेगा था, वो नहीं लगता था, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर बार्टर सिस्टम की कमियों के बारे में बात करें हम कि बार्टर सिस्टम में कमियां क्या क्या होती है, तो इसका मतलब डिमेरिट्स क्या क्या हैं बार्टर सिस्टम की। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप बार्टर सिस्टम में जब काम करने जाएंगे तो बार्टर सिस्टम में आपको गेहूं के बदले
आपको आलू लेके आना है, तो आपको कोई ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास आलू हो और जिसको गेहूं की नीड हो, क्योंकि आपके पास में गेहूं है सिर्फ देने के लिए। यानी सामने वाला कोई ऐसा आदमी आपको मिले जो आपसे गेहूं ले ले और बदले में आपको आलू दे दे। यानी इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। सबसे पहली कमी उसकी बार्टर सिस्टम की ये थी कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है। सामने वाले को वही चीज़ चाहिए होनी होती है जो आपके पास में है, और जो आपको जो चीज़ चाहिए वो सामने वाले के पास होनी चाहिए, तो आपका बार्टर सिस्टम काम करेगा। अदरवाइज बार्टर सिस्टम में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा ना तीसरा आदमी जो आपसे आलू ले ले और आलू के बदले कोई ऐसा सामान दे दे जिसके बदले फिर आप अपनी इच्छा वाली जो सामान आपको चाहिए होता है वो वहाँ से लेके आप आ सको। ठीक है, ऐसे करके इसकी मनी की मेन डिमेरिट्स क्या हुई कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए होता है, जबकि जनरली वो नहीं मिलता है लोगों के पास में। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे आगे कि देखो सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, चीज़ के बदले चीज़ था। उसके बाद आई मेटलिक करेंसी। मेटलिक करेंसी कौन सी होती है? जो मेटल में बनी होती है। मेटल मतलब सोने चांदी। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि राजा महाराजाओं का जो टाइम था उसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं होती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि जो स्वर्ण मुद्राएं होती है उसकी जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती है कि ये स्वर्ण मुद्रा है, इसकी वैल्यू इतनी है, उतनी ही वैल्यू का वो सोना भी होता था। यानी जितनी वैल्यू उसके ऊपर लिखी है उतनी ही वैल्यू उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। ठीक है, तो उसके बाद आई मेटलिक करेंसी। उसके भी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स रही। करेंसी के भी कुछ अपने मेरिट्स डिमेरिट्स थे। उसकी अच्छी बात ये थी कि आपके ट्रांजैक्शन आसान हो जाते थे, लेकिन इसकी बुरी बात ये थी कि आपको ज़्यादा मेटल चाहिए था, क्योंकि लोग मेटल का जो सामान बना है लोग उसको स्टोर करने लग गए उस करेंसी को। तो अब आपको ज़्यादा मेटल चाहिए ज़्यादा करेंसी छापने के लिए, तो मेटलिक करेंसी की भी अपनी डिमेरिट्स थी। उसके बाद आया पेपर मनी, नोट जो हम बात करते हैं ना आज 200 का 500 का जो नोट बने वो सारे किस में आएंगे? पेपर करेंसी में। पेपर करेंसी की अच्छी बात ये थी कि इससे हमारे ट्रांजेक्शन तो आसान हो गए थे इससे, लेकिन इसकी बुरी बात ये थी कि इसमें अब इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप आने लग गए। मतलब चीज़ें महंगी होने लग गई है, सस्ती होने लग गई। उसकी वजह से हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करेंगे आगे वाले चैप्टर में, लेकिन अभी बता दूँ आप लोगों को कि इनकी वजह से ये हुआ कि हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी वो थोड़ी सी गड़बड़ में आने लग गई। ठीक है ना, तो मतलब हमारा ग्रोथ प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ये रुकावट आ गई थी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की। अच्छा, उसके बाद आजकल जो चल रही है यूपीआई या ई मनी, आज के दिन आप बिना मनी का यूज़ किए, बिना पैसे का, फिजिकल करेंसी का यूज़ किए आप सामने वाले को पेमेंट कर देते हैं, सामने वाला पेमेंट रिसीव भी कर लेता है, तो हम इसको बोलेंगे प्लास्टिक मनी। या फिर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जो यूज़ कर रहे हैं उससे भी, इसको भी हम प्लास्टिक मनी या ई मनी के रूप में बात करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए हम आगे बात करते हैं। इसने बताया आगे, देखो मनी का रोल क्या रहा, जनरली मनी क्यों आई अस्तित्व में और मनी का रोल क्या रहा। बताया मैंने आप लोगों को, मनी का मेन काम तो क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। भी हमें ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आ रही थी तो हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को बनाया और मनी हम अस्तित्व में लेके आए। ठीक है, तो मनी का काम सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, प्राइमरी काम तो उसका यही था, लेकिन उसकी वजह से और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि आप सपोज आपके खेत में 100 बोरी गेहूँ हो गया, अब आप उसको 100 बोरी गेहूँ को आप कितने दिन स्टोर कर पाएंगे? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। लेकिन मनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस 100 बोरी गेहूं को बेचकर पैसे ले और पैसे को जब तक चाहो तब तक स्टोर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई रुकावट थोड़ी आने वाली है ही नहीं। इसका मतलब मनी का और भी काम ये हो गया कि आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, आप दूसरा सामान जो लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू को मीजर कर सकते हैं। आपको मनी के बदले कुछ लेके आना है या आपको अपना कोई सामान बेचना है तो उसको आप मनी के टर्म्स में मीजर कर सकते हैं। आपको बदले में कोई दूसरा सामान लेके आना है उसको आप मनी के टर्म्स में मीजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने रुपए का वो सामान आया और आपने कितने का बेचा। ठीक है, इसके अलावा मनी का एक ये भी होता है, डेफर्ड पेमेंट में काम आती है मनी। सपोज मनी आज आप आपने कोई चीज़ लेकर आए, आप बोले कि मैं आपको हर महीने, आप गाड़ी लेके आए इंस्टॉलमेंट पे, हर महीने आप 20,000 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट
पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सपोज अगर मनी नहीं होती, आप एक बार सोच के देखो, अगर मनी नहीं होती एग्जिस्टेंस में, तो आप ये बोलते कि ठीक है हम आपको 20 किलो गेहूँ हर महीने दे देंगे या हर साल 1 क्विंटल गेहूँ दे देंगे। लेकिन सपोज अगर किसी साल गेहूँ नहीं हुआ, उस साल तो गेहूं की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो गेहूं किसी के पास होगा नहीं, तो उस साल आप दे नहीं पाएंगे। अब जो जिससे आप लेके आए हैं इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़, वो बोलेगा नहीं क्या कि आपने गेहूं का बोला था, अभी भाव का हमें नहीं पता, भाव की तो कोई बात हुई नहीं है, आप तो हमें 20 किलो गेहूं दे दो बस, या 1 क्विंटल गेहूं दे दो आप। यानी डिफर्ड पेमेंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी बार्टर सिस्टम में। इसीलिए मनी को अस्तित्व में लाया गया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं हमारे सामने आया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब इसने बता रखा है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है गुड्स के लिए, आप एक सामान देकर दूसरा सामान लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इसने लिखा है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब देखो इसने क्या लिखा है, योर वांट फॉर क्लोथ मस्ट कोइंसिडेंस विद समबडीज वांट्स फॉर राइस। आपको कपड़े चाहिए, दूसरे आदमी को कोई राइस चाहिए, आप उसको राइस दे दो तो आपको कपड़े दे देगा वो, लेकिन आपके पास तो राइस नहीं है, आपके पास तो गेहूं है। अब आप किसी को गेहूं दो और वहाँ से राइस लेके आओ, फिर उस राइस को आप कपड़े वाले को दो और वहाँ से कपड़े ले लो आप, यानी बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिएगा उसके लिए, ठीक है। तो इसमें देखो इसने बताया बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स क्या क्या होती हैं, मतलब कमियां क्या क्या होती है। सबसे पहले इसने बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बता दिया मैंने क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि सामने वाले के पास वो सामान होना चाहिए जो आपको चाहिए और आपके पास वो सामान होना चाहिए जो सामने वाले को चाहिए। तो ये सबसे बड़ी कमी थी इसकी। इस कमी को दूर करने के लिए मनी एग्जिस्टेंस में आई। दूसरी अगर कमी की बात करें बार्टर सिस्टम की, तो इसने बताया लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप कोई सामान लेके आ रहे हैं बदले में, तो उस सामान की वैल्यू आप नहीं कर पाएंगे। कितनी वैल्यू कर पाएंगे आप, जब मनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो आप उसको किस हिसाब से करेंगे कि हम आपको इतना गेहूं दे देंगे, आप हमें इतना कपड़ा दे दो। अगर मतलब आप ना तो आपको ये पता कि आपको जो आप जो गेहूं दे रहे हैं उसका क्या भाव है, और ना आपको ये पता कि आप बदले में जो कपड़ा ले रहे हैं उसका क्या भाव है, आपको नहीं पता। तो मनी का इसलिए भी उपयोग होता है कि आप अब जो कॉमन यूनिट है उसको आप मेजर कर पाए मनी के अंदर, ठीक है। थर्ड वाली बात बताई थी मैंने आपको, डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पे जो बताया था मैंने आपको डेफर्ड पेमेंट के बारे में, आप जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो आपको पता रहेगा ना कि आपको इतना पेमेंट करना है। अगर आप गेहूं का पेमेंट कर रहे हैं, पैसा सपोज होता ही नहीं एग्जिस्टेंस में, आप गेहूं का पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको दिक्कत आएगी ना कि किसी टाइम आपके पास गेहूं नहीं हुआ या किसी साल अनाज नहीं हुआ तो आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी, यानी फ्यूचर पेमेंट में दिक्कत आएगी। ये हम पढ़ कर रहे हैं, कमियां पढ़ रहे हैं किसमें, बार्टर सिस्टम की। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारी डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मतलब आप गेहूं को कितना स्टोर कर पाएंगे, बताया मैंने भी आपको कि स्टोर करने में दिक्कत आएगी। अब ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर नहीं पाएंगे, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई अनाज हो, खराब हो जाएगा। वो कपड़ा भी एक टाइम के बाद में खराब हो जाता है, तो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी को आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसने और बताया इसमें में एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सपोज आपको आपका कोई छोटा या भाई है जहाँ पे आपको उसको पेमेंट करना है, उसको कोचिंग का फीस या कुछ देना है, तो आप उसे पेमेंट तो दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन सपोज पैसा होता ही नहीं एग्जिस्टेंस में, फिर वो कैसे पेमेंट करता, आप उसे गेहूं की बोरी ले जाकर देते और वो सामने वाले को पे करता गेहूं की बोरी। तो ये ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए मनी का इवेल्युएशन हुआ, मनी एग्जिस्टेंस में इसीलिए आई। तो ये सारी हमने क्या पढ़ी, इसकी कमियां पढ़ी, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के कितने रूप होते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी, देखो सबसे पहले इसमें बात करें, आप ये थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको पढ़ना ध्यान से, कि सबसे पहले तो आती है फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी वो मनी होती है जो किसी देश की लीगली कोई अथॉरिटी इश्यू करती है, मतलब जिसको गवर्नमेंट ने अथराइज किया गया है कि आप नोट इश्यू करो और बाद में वो नोट इश्यू करे। जैसे हमारे इंडिया में नोट इश्यू करने के लिए कौन अथराइज्ड है, आरबीआई है, यानी गवर्नमेंट ने आरबीआई को अथराइज किया हुआ है कि आप नोट इश्यू कीजिए। तो यानी अभी आरबीआई जो नोट इश्यू करेगी उसको बोलेंगे हम फिएट मनी। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि अगर आरबीआई नोट इशू ना करे, कोई दूसरा इश्यू करे तो उसको भी इशू करेंसी मान सकते हैं? नहीं बेटा, हम सिर्फ उसी करेंसी को हम नोट पैसे में, मनी में शामिल करेंगे जो हमारे देश की अथॉरिटी ने इश्यू करी है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी। दूसरी करेंसी, सर कंपटीशन के टाइम है ना सर, हम भी कंपटीशन करेंगे गवर्नमेंट के साथ में नोट छापने का। बेटा कोशिश भी मत करना गलती से,
गलती से कोशिश भी मत करना, ठीक है। खैर पढ़ते अपन आगे। फिएट मनी बता दी मैंने आपको, वो मनी जो देश की कोई अथॉरिटी इशू करती है, ठीक है। सेकंड आती है इसमें फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी कोई मनी नहीं है, कोई भी मनी नहीं है, लेकिन जो आपसी ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। देखो इसने लिखा हुआ है, फिड्यूशियरी मनी इज द मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर और पेई के बीच में जो ट्रस्ट होता है, सिर्फ उसकी वजह से जो चलती है। कुछ भी हो सकती है, आप एक कागज़ पे लिख दो, कोई कागज़ पे कि हाँ ये 500 रुपये के नोट मानेंगे हम जब हम दोनों आपस में कोई ट्रांजेक्शन करेंगे। अगर सामने वाले इस बात पे यकीन कर रहा है तो ठीक है ना, उसको 500 का नोट मानो आप। अगर सामने वाला यकीन कर रहा है तो जनरली फिड्यूशियरी मनी का कोई अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? जनरली अच्छा एग्जाम्पल इसमें देखो लिखा हुआ है इसने चेक के बारे में। चेक जनरली एक बैंक इश्यू करता है, दूसरा बैंक उसे मान लेता है। ये कैसे होता है? ये जनरली देखो क्या होता है कि फिड्यूशियरी मनी के अंदर वही मनी आती है कि जब दोनों का आपस में ट्रस्ट। अब बैंकों का आपस में ट्रस्ट है, बैंकों को पता है कि अगर एक बैंक ने चेक काटा है तो दूसरा बैंक उसे एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि पहले वाला बैंक एक अच्छी जगह है, वो रेपुटेटेड जगह है, वो पेमेंट कर देगा उसको, वो भाग के नहीं जाने वाला है कहीं। तो आपस में उनकी विश्वास है, ट्रस्ट बना हुआ है, इसको बोलेंगे फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। तो बताया मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ मनी में हम सबसे पहले पढ़ा हमने फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी वो मनी जो किसी देश की अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट ने जिसको अथॉरिटी दे रखी है वो डिपार्टमेंट जब इशू करे उसको हम बोलेंगे फिएट मनी। और फिड्यूशियरी मनी किसको बोलेंगे? जब दो पेयर और पे के बीच में आपसी ट्रस्ट बना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम चेक बोल दो आप, उसको हम बोलेंगे फिड्यूशियरी मनी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम। देखो आगे इसने बताया, अच्छा एक बात और बताऊंगा आप लोगों को मैं, इसके अंदर लिखा है इसने फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर क्या होता है भाई? देखो आपने नोट देखा है, हर नोट के अंदर ये लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। तो 500 का नोट है तो वचन देने की क्या जरूरत है? मतलब अगर कोई आदमी ये बोलेगा कि नहीं मैं इसको 500 रुपये नहीं मान रहा, तो गवर्नमेंट उसे बोलती है कि देख अबे XYZ जो भी तुम हो, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ कि इस नोट को तुम मानो 500 का या 100 का 200 का जितने का भी है ये। क्योंकि अगर ये सामने वाले नहीं दे पाया, सामने वाला इसका पेमेंट नहीं कर पाया तो हम आपको पेमेंट करेंगे। अच्छा पेमेंट क्या करेंगे? 500 का नोट तो है ही है वो। नहीं बेटा 500 के नोट में ऐसी क्या वैल्यू? 500 का नोट तो कागज का टुकड़ा है ना खाली एक, उसको आप मान रहे हैं 500 रुपये। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और साथ में उसने हमारे RBI के जो गवर्नर है उसने सिग्नेचर भी किए हुए हैं साथ में, तो हम उसको मानते हैं, ठीक है। अब बात यही कि जो लीगल टेंडर है, देखो मैं बता दूं आप लोगों को, जनरली लीगल टेंडर का मतलब जो गवर्नमेंट ने इश्यू करे नोट, उन नोट को आप ऐसे काट नहीं सकते हैं, आप उनको जला नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनका अपमान करते हैं, गवर्नमेंट के लीगल टेंडर का अपमान कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब उसको आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? जो कॉइन है सारे, वो सारे कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट इशू करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट में भी कौन, गवर्नमेंट में कौन, मोदी जी इशू करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसके लिए अथराइज किया हुआ है कि कॉइन्स आप सब इशू करेंगे, ठीक है। अच्छा अगर जो नोट होंगे वो उनको कौन इशू करेगा? उनको RBI इशू करेगा, ठीक है। अच्छा इसमें ये बता रखा है इन्होंने कि एक लिमिटेड का मतलब ये होता है कि आप कुछ लिमिट तक सिक्के, आप सपोज आपको एक कोई गाड़ी लेके आनी है तो आप 20 लाख रुपए के सिक्के ले गए वहाँ पर, वो अब दुकान वाला, आप बोल दोगे ना, दुकान वाला बोलेगा 20 लाख के सिक्के कैसे लूँ मैं, आप बोलोगे लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला है क्योंकि लीगल टेंडर है ये। भाई ऐसा नहीं, देखो आपको एक लिमिटेड संख्या तक, लिमिटेड अमाउंट तक आपको सामने वाला इनको लेने के लिए बाउंड है, उसके बाद उसकी मर्जी है, उसके बाद वो ले तो ले, नहीं तो ले, नहीं ले तो नहीं ले, ठीक। मतलब हम बात करें अनलिमिटेड लीगल टेंडर की, तो गवर्नमेंट जितने चाहे, जितने उनको ज़रूरत है उतने नोट इश्यू कर सकती है। हाँ गवर्नमेंट जब जब चाहेगी तब तक अपने लीगल टेंडर को रिवोक भी कर सकती है। आप लोगों को याद होगा जब मोदी जी ने घोषणा की थी कि दोस्तों आज रात या आज रात 8 बजे से हम 500 या 2000 के नोटों को लीगल टेंडर मानना बंद करते हैं, हम उसे अपनी जो परमिशन है उसको रिवोक करते हैं। मतलब अब के बाद में हम इन नोटों को नहीं चलाएंगे, सर्कुलेशन में नहीं रखेंगे। तो ऐसे करके गवर्नमेंट उसको रिवोक भी कर सकती है। और आगे बात करते हैं फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी समझाया अभी आप लोगों को, मतलब कोई ऐसी करेंसी जो दो लोगों के विश्वास पे
टिकी हुई है। जैसे कि बताया बैंक और पेयर और पेई के बीच में एग्जाम्पल लिया था हमने चेक का। तो इसने लिखा है, देखो फिडुशियरी मनी के बारे में इसने लिखा है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मनी हुज एक्सेप्टेंस इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टी कौन सी पेयर और पेई के बीच में। एग्जाम्पल इसका हमने देखा था चेक का। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी और फिडुशियरी मनी हम लोगों ने पढ़ ली, हम बात करेंगे फुल बॉडीड मनी एंड फिडुशियरी मनी। देखो फुल बॉडीड मनी का मतलब ये होता है कि जितने की वो करेंसी है उतने की उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। जैसे कि एक गोल्ड कॉइन है, सपोज उस गोल्ड कॉइन पे लिखा है कि ये 50,000 रुपये का कॉइन है। ठीक है, तो यानी 50,000 रुपये का आप उसको 50,000 रुपये का मानो तो ठीक है, नहीं मानो आप 50,000 रुपये का, तो आप उस कॉइन को बेच के आ जाओ वजन के हिसाब से ज्वेलर की दुकान पे, यानी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू उतनी है जितनी उसके ऊपर मेंशन्ड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब कमोडिटी वैल्यू इक्वल हो इंट्रेंसिक वैल्यू की। इसने क्या लिखा है फुल बॉडीड मनी के बारे में, देखो फुल बॉडीड मनी रेफर टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued। जब वो इश्यू की गई थी उसकी उतनी जो करेंसी थी, उस उतनी जो वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू उसकी बाद में भी होती है। तो इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। एक आती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसी मनी जो जो गवर्नमेंट ने इश्यू तो कर दी लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितनी उसके ऊपर लिखी हुई है, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू उतनी नहीं है। जैसे कि आज के दिन सपोज 500 का नोट, 500 के नोट कागज है, क्या है, कागज का टुकड़ा, उस पर सिर्फ लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, सिग्नेचर की मैं गवर्नमेंट ने, उसकी वैल्यू है क्या, उसको आप बिना 500 रुपये के वैसे कागज में बेचना चाहो तो 1 रुपये का भी नहीं बिकेगा वो, यानी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू अलग है, उसके ऊपर जो कमोडिटी वैल्यू उसकी है वो अलग है। इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, यानी देखो इसने लिखा हुआ है क्रेडिट मनी रेफर टू द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। जब मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। आपको आई बात समझ में। एग्जाम्पल के इसने दे रखा है कोइन या नोट, वो क्या है, उनकी जो मार्केट प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है इसके बजाय कि आप उसकी जब कमोडिटी वैल्यू निकालते हैं वो उसकी कम होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। देखो इसने एग्जांपल दे रखा है फुल बॉडीड मनी का एग्जांपल दे रखा है इसने, कॉइन्स वगैरह जो गोल्ड कॉइन वगैरह होते थे। जबकि क्रेडिट मनी का एग्जांपल कैसे देखा है इसने, जो रुपये सिक्के होते हैं ये, इसने लिखा है देखो जो रुपए की वैल्यू है वो क्या लिखा है इसने, मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब मनी वैल्यू ज़्यादा है उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या है उसकी कम है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के काम क्या क्या होते हैं, मनी जनरली किस किस जगह यूज़ होती है, क्या उसका काम क्या होता है, मतलब साफ बात ये है। तो मनी के काम को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब सबसे, मतलब मनी का मेन काम क्या है, अच्छा। सेकेंडरी का मतलब मेन काम तो उसका है ही है जो भी है, साथ में वो और क्या क्या काम कर सकती है तो उसके बारे में बात करेंगे हम, वो सेकेंडरी सारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो मनी का जो मेन काम है, प्राइमरी फंक्शंस की बात करें हम, तो मनी का मेन काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे का मेन काम तो यही है ना कि आप सामान दे के पैसा ले रहे हैं या पैसा दे के सामान ले रहे हैं, ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। तो इसने लिखा है मनी, फर्स्ट क्या लिखा, मीडियम एक्सचेंज क्या लिखा, मनी एक्ट एज ए मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के सेल और परचेज का जो काम होता है उसको मेन काम यही है मनी का। ठीक है, तो इसके अंदर बात करेंगे सेकंड वाला प्राइमरी फंक्शंस क्या है, मीज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब एक चीज़ जो आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू को मीज़रमेंट करना, या कोई सामान जो आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू को मीज़रमेंट करना, किसकी हेल्प से, मनी की हेल्प से। सपोज अगर मनी ना होती तो आप इनका मीज़रमेंट कर कैसे पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते आप, आपको समझ ही नहीं आता कि कितना, आपको याद भी रखना पड़ता है हर बार कि लास्ट टाइम मैंने आपको इतने में बेचा था, इस बार भी इतने में बिका जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब मनी के बिना तो ये चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट है, सोच पाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की, हमने 2 फंक्शंस की बात करी। सबसे पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकंड वाला हो गया मेजरमेंट ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। तो सेकेंडरी फंक्शंस या सब्सिडरी फंक्शंस मनी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सेकेंडरी में तो ये आता है कि आप मनी
मतलब आप एक इसमें एक स्टैंडर्ड बनता है किसके लिए, डेफर्ड पेमेंट का। अगर मनी ना होती तो आप हर महीने कितना गेहूं का पेमेंट करते सामने वाले को इंस्टॉलमेंट के बदले। लेकिन मनी है तो आप बता सकते हैं ना कि हाँ भाई 5 साल का इंस्टॉलमेंट बन गया, आपको इतनी इतनी अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करवानी है। तो ये डिफर्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड कैसे बना, मनी की वजह से। मनी है तो बना ये, अगर मनी नहीं होती तो बनता नहीं। ठीक है, यानी आप मनी का सेकेंडरी फंक्शंस ये हो गया कि आप इसमें डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है डिलेड पेमेंट या बाद में पेमेंट करना, ठीक है, फ्यूचर पेमेंट करना जिसको बोलते हैं। इसने लिखा है देखो, डेफर्ड पेमेंट रेफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड सम टाइम इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में कोई पेमेंट किया जाना है उसके बारे में उसको बोलते हैं हम डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो हम बात करें सेकेंडरी फंक्शंस की, तो सेकेंड वाला आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी आप मनी को स्टोर कर सकते हैं, मनी का काम ये भी है, स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर मनी नहीं होती, अगर मनी नहीं होती तो क्या आप उस गेहूं को या वो कपड़े या आलू जो आपके पास थे, क्या आप उनको स्टोर कर पाते? नहीं। कितने दिन, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद तो खराब हो जाती वो चीज़ें। यानी मनी का सेकेंडरी फंक्शन ये है कि आप फ्यूचर पेमेंट तो कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट तो कर सकते हैं, दूसरी बात उसे स्टोर भी कर सकते हैं। अगर ये मनी नहीं होती तो आप इसको स्टोर नहीं कर पाते। ठीक है, यस। आगे बात करी इसने ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, यानी मनी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बताया मैंने, एग्जांपल दिया था आपको कि आप अपने कोचिंग में अपने भाई को भेज रहे हैं, पेमेंट करना है उसे, ट्यूशन फीस का पेमेंट करना है। गेहूँ, अगर मनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती तो आप उसे गेहूँ की इतनी बोरियाँ भेजते ना कि हाँ ये ले जाओ, कैसे कैसे भी करके ले जाएंगे वो। मान लो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन है, आप लेके चले जाओगे तो सामने वाले को गेहूं की बोरी देनी पड़ेगी ना कि हाँ ये ले लो कोचिंग के फीस के बदले। लेकिन अगर आज के दिन मनी आ गई तो ये कितना इजी हो गया कि आप गेहूं को यहाँ बेच सकते हैं, उससे जो पैसा मिला उस पैसे को सामने वाले को भेज सकते हैं, और सामने वाला उससे अपना कोचिंग का फीस पेमेंट कर देगा। कोचिंग का एग्जाम्पल लिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। आई बात समझ में आप लोगों को? यानी आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात करी अभी कि मनी के अंदर इसके दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी के अंदर हमने बात करी थी कि मनी का मेन काम क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। सेकंड वाला मेजरमेंट करना होता है यूनिट का, वैल्यू का। ठीक है, और सेकेंडरी पढ़ लिया हमने, डेफर्ड वाला, स्टोर वाला और ट्रांसफ़र वाला। आपको आई बात समझ? यस। आगे हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। तो हमारा जो ये टॉपिक आया नया, सप्लाई ऑफ मनी, इसके अंदर क्या होता है, जनरली एक देश में नोट छापने का काम बताया था मैंने आप लोगों को, सेंट्रल बैंक करता है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। हम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है ये। ठीक है, अच्छा, कुछ होते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक मतलब जैसे आरबीआई, पीएनबी, ये सब क्या हो गए? कॉमर्शियल बैंक हो गए। ठीक है, बात यह आई कि कॉमर्शियल बैंक कितने नोट छापे, मतलब सप्लाई में कितने करेंसी लेके आए वो, जिससे एक देश का काम चल जाए। अगर बाई चांस उसने नोट ज़्यादा छाप दिए, बैंक ने सपोज बैंक ने नोट ज़्यादा छाप दिए, तो आपको पता है इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगी हो जाएगी हर चीज़ें। अगर नोट कम छाप दिए तो डिफ्लेशन हो जाएगा, हर जगह मतलब पैसे की मारामारी हो जाएगी, लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि बस पैसा ही नहीं उनके पास में, यानी अर्थव्यवस्था हमारी डाउन पड़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो जाएगी, मतलब मंदी आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब टोटल कितनी करेंसी सर्कुलेशन में रहे और जितनी करेंसी है उसको कैसे हम टोटल करें, कैसे उसका मेजरमेंट करें, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे इसमें। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इसने। देखो, सबसे पहले इसने लिखा है सप्लाई ऑफ मनी के बारे में कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। सप्लाई मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट आपको याद है कुछ? फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। देखो, चैप्टर नंबर अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी कितनी आपके पास में कोई चीज़ है, कितनी मनी है या कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी है, उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा होता है? जो ड्यूरिंग द पीरियड, यानी एक ड्यूरेशन के अंदर, एक अवधि के अंदर कितने आपके पास में करेंसी है, कितना कुछ सामान है, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितना सामान है, उसको हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट में। तो इसने बताया सप्लाई ऑफ मनी क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम के ऊपर एक देश में लोगों के पास कितनी करेंसी हेल्ड है, ऑल टाइप्स, हर टाइप के,
मतलब लोगों के पास कितनी है, गवर्नमेंट के पास कितनी है, बैंकों के पास कितनी है, उनका टोटल करेंगे हम। तो उसका मतलब होता है सप्लाई ऑफ मनी इतनी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसने बताया है देखो कि इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं M1, M2, M3 और M4, ये 4 टर्म्स होते हैं। तो जिनको आपको समझना है मनी के लिए। लेकिन अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे सिलेबस में, ये देखो आप, हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, ये M1 है, ठीक है। मतलब M2, M3, M4 सिर्फ हमारी समझ के लिए दे रखे हैं, हमारे सिलेबस में M1 ही है सिर्फ। तो हम इसको पढ़ेंगे, हम दोनों तीनों चीज़ों को देख लेंगे साथ में थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। M1 को हम ज़्यादा गौर से समझेंगे, ठीक है। तो इसने बताया मेजरमेंट ऑफ कैसे होता है मनी सप्लाई। सबसे पहले इसने देखो, आप M1 लिखा है इसने, M1 मीजर ऑफ मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे। M1 का फॉर्मूला दे रखा है, M1 बराबर C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाई जनरल पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाई जनरल पब्लिक। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, उनके पास जो पैसा उनके पास में है उसको हम बोलेंगे C, यानी करेंसी हेल्ड बाई जनरल पब्लिक, ठीक है। सेकंड वाला आता है DD, डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट देखो जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है डिमांड डिपॉजिट, एक होती है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब वो आपने FD करवा दी कहीं 5 साल के लिए, तो आप उसको अब 5 साल से पहले आपको पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी तो आप वहाँ से पैसे नहीं ले पाएंगे। अगर आप लेने की कोशिश करते हैं तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ उसमें से कट के ही मिलेगा, चार्ज कट के, ठीक है। तो यानी वो हो गई FD। एक होती है DD, डिमांड डिपॉजिट, मतलब आप जैसे डिमांड करोगे वैसे ही आपको दे देंगे। सपोज होती क्या डिमांड, सपोज आपके बैंक में आपके पास पैसे हैं 1 लाख रुपए, आप बैंक वाले के पास गए कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आपको बैंक वाला ये बोलता है क्या, ओ भाई साहब आपने 5 मिनट आने में देर कर दी, पैसा अभी है नहीं हमारे पास, हमने अभी भी दे दिया बस किसी को, ऐसा बोलेगा बैंक वाला? नहीं। यानी आपके अकाउंट में जो पैसा है वो डिमांड डिपॉजिट, आप जब डिमांड करोगे पैसे की, बैंक वाला उसे पेमेंट करने के लिए बाउंड रहेगा, बैंक वाले को पेमेंट वो करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो एक होती है डिमांड डिपॉजिट, एक होती है फिक्स डिपॉजिट। तो हम यहाँ M1 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की M1 के। M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C करेंसी हेल्ड बाय जनरल पब्लिक प्लस DD डिमांड डिपॉजिट प्लस OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, देखो अदर डिपॉजिट के अंदर आती है कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नाबार्ड समझ लो आप, नाबार्ड के पास जो RBI ने पैसे रखे हुए हैं वो सारे OD में आएंगे। या और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एक वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके पास जो पैसा है वो हमारा OD में आएगा। या और विदेशी बैंक जो हैं उनके पास हमारा जो पैसा है, फॉरेन बैंक जो उनके पास हमारा जो पैसा पड़ा है, उस सबको किस में शामिल करेंगे, हम OD में शामिल करेंगे, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको M1 का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसने बताया, नीचे दे रखा है OD डज नॉट इंक्लूड, OD में क्या क्या शामिल नहीं होगा। देखो ये बता रखा है इसने कि OD डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या शामिल नहीं होगा, कोई डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद RBI, हमारे देश का पैसा जो RBI के पास रखा हुआ है उसको शामिल नहीं करते हैं। या फिर डिपॉजिट ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद RBI, मतलब बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा रखा हुआ है RBI में वो भी शामिल नहीं करेंगे इसमें हम, ठीक है ना। यानी इसमें हम क्या क्या शामिल नहीं करेंगे बता दिया आप लोगों को। जनरली हमने M1 के बारे में बात करी तो बताया मैंने C प्लस DD प्लस OD, उस चीज़ों को शामिल करेंगे हम, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब आती है टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होती है और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, अभी बताया मैंने आपको फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट वही बातें। टर्म का मतलब होता है एक टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, यानी एक टाइम के लिए आपने जमा करवाया उसको बोलेंगे टर्म डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट जब आप डिमांड करेंगे, सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों में, दोनों आप डिफरेंस देख सकते हो कि उसको टर्म डिपॉजिट को आप फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हो, जबकि डिमांड डिपॉजिट में तो आप पैसा जमा करवा दो, जब आपका मन करे निकाल लेना, ठीक है। आप विड्रॉल नहीं कर सकते टर्म डिपॉजिट में उस टाइम से पहले, जो टाइम आप जितने टाइम के लिए आपने डिपॉजिट करवाया है। जबकि डिमांड डिपॉजिट में तो आप जब बोलो तब देना पड़ेगा सामने वाले को, समझ गए आप लोग। तो ऐसे कुछ डिफरेंस दे रखे हैं।
ठीक है। अभी नीचे इसने एक नोट दे रखा है, नोट में देखो क्या लिखा है इसने नोट के अंदर लिखा हुआ है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, नोट द टर्म डिपॉजिट। मतलब टर्म डिपॉजिट को इसमें शामिल नहीं करें आप, मतलब मनी सप्लाई के अंदर हम कौन से हिस्से को शामिल करते हैं, डिमांड डिपॉजिट को शामिल करते हैं। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है, यस। तो ऐसे करके इन्होंने देर का M1 का फॉर्मूला देखो, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, सेकंड इसने बोला डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल्स विद द कॉमर्शियल बैंक। भाई कॉमर्शियल बैंक के पास आप लोगों ने जितने पैसे जमा करवा के, कॉमर्शियल बैंक बताया था मैंने कौन से होते हैं, RBI PNB सारे क्या, ये कॉमर्शियल बैंक है, जबकि सेंट्रल बैंक एक ही है RBI, ठीक है। या फिर अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के पास जो OD डिपॉजिट है, कौन सी बताई मैंने अभी आपको, IMF वाली, वर्ल्ड बैंक वाली, फॉरेन विदेशी बैंकों वाली, या फिर नाबार्ड के पास जो है, ऐसा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं उनके पास में जो करेंसी है, उन सबको टोटल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, M1 आ जाएगी। तो हम लास्ट टॉपिक पे आपके चैप्टर का, इसने बताया सप्लायर ऑफ मनी और हु सप्लाइज मनी, मनी का सप्लायर कौन है और कौन मनी सप्लाई कर सकता है, बताया मैंने अभी आपको। आप कंपटीशन नहीं कर सकते गवर्नमेंट के साथ नोट छापने के मामले में। आप बोल नहीं सकते कि देखो अरे पैसे की कमी आ रखी है, देश में इतने सारे बेरोजगार लोग हैं। तो अच्छा आप एक बात सुनो, आप में से ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि देश में इतने सारे बेरोजगार है, लोगों के पास पैसे की कमी है, तो क्यों ना गवर्नमेंट 10-20 लोगों को लगाकर, बिजनेस काम में लगाकर और बहुत सारे नोट छपवा ले और सबको नोट जमा करवा दे, सबके पास पैसे हो जाएंगे बहुत सारे। नहीं बेटा, इससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ये इन्फ्लेशन वाले बाद में किसी चैप्टर में कि ऐसे क्या कैसे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डालता है ये। तो मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा नोट इश्यू नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट को एक सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट को जितने नोट छापने हैं उतने नोट की, गवर्नमेंट को एक फिक्स परसेंटेज में उतने नोट के बदले कहीं अपने पास अपनी ट्रेजरी के अंदर फिक्स गोल्ड वगैरह कुछ रखना होता है। मतलब उस, अगर गवर्नमेंट नहीं रख पा रही है, गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड वगैरह नहीं है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती है। यानी ये भी गवर्नमेंट का एक लिमिटेशंस है कि वो इतने ज़्यादा नोट नहीं छाप सकती है, उसके पास अगर ट्रेजरी में उतना बैलेंस रिजर्व वाला नहीं बचा तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा देश का, बताया मैंने आपको RBI। जैसे कि अमेरिका का है फेडरल रिजर्व सिस्टम, USA में, जबकि UK के अंदर क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ता है, ये एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इनको एक बेस रख के उसके बेसिस पे बाद में नोट छापने पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे आता है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक बता दिया मैंने आपको, कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं बताया, PNB, RBI। बाकी RBI को छोड़ के बाकी जो बैंक हैं जो डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं, जो हमको उधार देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, वो सारे क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक। मतलब वो अपनी कमाई के लिए हमको उधार देते हैं, जिससे कि हम उनको बदले में ब्याज देंगे, उनकी इनकम होती है, उनका कॉमर्शियल बिजनेस है ये, उधार देना उधार लेना लोगों से, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे पॉइंट आता है हमारा द गवर्नमेंट। इसने लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है देखो, गवर्नमेंट इज द थर्ड सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यूज ₹1 नोट एंड कॉइन ऑफ ओल्ड डिनोमिनेशंस। यानी बताया मैंने, ₹1 का जो नोट और सिक्के हैं वो कौन इशू करता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट ने फाइनेंस, वित्त मंत्रालय फाइनेंस डिपार्टमेंट को इसके लिए अथॉराइज कर रखा है, वो ₹1 के नोट इशू करते हैं। और बाकी सारे पैसे कौन इशू करता है, बाकी सारे पैसे RBI इशू करती है, ठीक है। तो होपफुली आप ये सब समझ गए होंगे। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट वगैरह आपको कहीं लगता है कुछ मिस्टेक है, या मेरा देखो मेरा ये कुछ नया ही ये तरीका करने का भी स्टार्ट किया है मैंने ये चीज़ें, इसमें कुछ मिस्टेक होती है तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा, जिससे मैं अपनी उस कमी को दूर कर सकूँ, ठीक है।